अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो पीपीएससी के थ्रू लेक्चरर ऑफ एजुकेशन के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या वो दोस्त जो मुस्तकबिल करीब में होने वाले हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये लेक्चरर ऑफ एजुकेशन सीरीज़ की जो वीडियोस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस की हामिल हैं। तो आज के इस टॉपिक को एलेबोरेट करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो टॉपिक है वो है करिकुलम, मतलब निसाब साजी, और ये बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन का नहायत अहम टॉपिक है जो पीपीएससी के एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चंस इसमें से लाजमी आते हैं। तो ये जो वीडियो है ये जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो लेक्चर में कवर किए गए हैं। तो लिहाजा आपने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने मेमोराइज कर लेना है और अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए आज का जो पहला एमसीक्यू है उसे देखते हैं। जी, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस करिकुलम एज जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक करिकुलम की क्या डेफिनेशन है, की क्या तारीफ़ है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। आप देखते हैं कि इसमें से कौन सा है। कोर्स ऑफ लर्निंग, कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ एजुकेशन। तो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जो करिकुलम की डेफिनेशन है वो है चैरियट रेस कोर्स, चैरियट रेस कोर्स। तो ये आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिकुलम इज़ अ लैटिन ओरिजिन वर्ड विच मीन्स, करिकुलम जो है एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है। तो अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर करिकुलम जो वर्ड है उसका मतलब बताना है कि करिकुलम का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है सब्जेक्ट्स, कंटेंट, स्कूल बुक्स और रनवे। तो करिकुलम का मतलब होता है रनवे, रनवे दौड़ने का एक रास्ता। करिकुलम का मतलब क्या है? रनवे। ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिकुलम इज इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस which students have under the directions of the school, whether in the classroom or not, is said by। ये बेसिकली करिकुलम की एक डेफिनेशन है कि करिकुलम से मुराद वो तमाम कोर्सेज, सरगर्मियाँ और तजर्बात हैं जो तलबा क्या करते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल, स्कूल की हिदायत के मुताबिक क्या करते हैं, सरअंजाम देते हैं। इन दी क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर। ये जो डेफिनेशन है सेट बाय, ये किसने दी है? स्टेफन रोमाइन ने, जॉन डेवी ने, रग ने या हिल्दा ताबा ने, या हिल्दा तैबा ने। ठीक है, तो इसमें से आपने ये अच्छे तरीके से ज़हन नशीन रख लेना है कि ये जो डेफिनेशन है ये हिल्दा तैबा ने दी है, ठीक है, या ताबा ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Curriculum is composed of all experiences children have under the guidance of teacher is a/an। तो इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है जी? करिकुलम जो है वो किन चीज़ों का मजमूआ है, उन तमाम तजर्बात का जो स्टूडेंट होते हैं वो एक उस्ताद की गाइडेंस के तहत सरअंजाम देते हैं। तो ये इसके बारे में जो ऑप्शंस हैं वो देखते हैं क्या है। रिलीजियस कंसेप्ट है ये, फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है ये, मॉडर्न कंसेप्ट है ये, या ओल्ड कंसेप्ट है ये। तो बेसिकली करिकुलम का ये ओल्ड कंसेप्ट है, क्योंकि जो निसाब का की अगर पुरानी डेफिनेशन की जाए तो वो ये होती है कि सरगर्मियों का ऐसा मजमूआ जो एक उस्ताद की ज़ेरे निगरानी शागिर्द सर अंजाम दे। वो तमाम मटीरियल, वो तमाम किस्म की चीज़ें, वो तमाम किस्म के तजर्बात, वो तमाम किस्म की जो लर्निंग होती है उसे हम करिकुलम कहते हैं। ये असल में ओल्ड कंसेप्ट है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम करिकुलम का जो कंसेप्ट है, करिकुलम की जो डेफिनेशन है वो बदल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which includes the complete school environment involving all the courses,
activities, readings and association furnished to the pupils in school. जी तो डियर व्यूअर्स, एक चीज़ आपने से नशीन रखनी है कि मैंने जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्ट्रेटजी अपनाई है वो ये है कि एक ही टॉपिक पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक सीरीज़ में एक सीक्वेंस के साथ जमा कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये 5वां 6ठा क्वेश्चन है, ये करिकुलम के ही बारे में, इसी का जवाब भी करिकुलम है। तो इससे आपको एक ही टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। तो अब इसमें भी देखें कि विच इंक्लूड्स द कंप्लीट, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा शामिल होता है। द कंप्लीट स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल की मुकम्मल इन्वायरमेंट, माहौल, इन्वॉल्विंग ऑल द कोर्सेज, जिसमें शामिल होते हैं तमाम कोर्सेज, एक्टिविटीज़, रीडिंग्स एंड एसोसिएशन, और इसके मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें होती हैं, फर्निश टू द पीपल्स इन स्कूल, जो तालिब इल्मों के लिए स्कूल में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सिलेबस कहते हैं, कोर्स कहते हैं, लर्निंग कहते हैं या करिकुलम कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो मजमूआ होता है ना, जिसमें कोर्सेज भी आ जाते हैं, एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं, रीडिंग भी आ जाती है, ठीक है, रिचुअल्स भी आ जाते हैं, राइट्स भी आ जाते हैं, एटिकेट्स भी आ जाते हैं, मॉरल्स भी आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बेसिकली मजमूए को हम करिकुलम कहते हैं, मतलब निसाब कहते हैं। आगे फिर निसाब के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हिडन करिकुलम है, रिकमेंडेड करिकुलम है, ठीक है। तो ये हम आगे फर्दर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें पढ़ेंगे। तो ये आपने से नशीन कर लेना है कि करिकुलम बेसिकली ये तमाम एक्टिविटीज़ का जो मजमूआ होता है उसे हम करिकुलम यानी कि निसाब कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन द एजुकेशन सिस्टम इट इज़ लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। एक तालीमी निज़ाम के अंदर ये आइन की तरह, ये ऐसे होता है जैसे रियासत में एक आइन होता है। तो ये कौन सी चीज़ होती है एजुकेशन सिस्टम में? ऐसी चीज़ जो रियासत में आइन की तरह होती है। तो ये एम होता है, इंस्ट्रक्शन है, ऑप्शन बी एवेलुएशन है, या करिकुलम है। तो बेसिकली ये करिकुलम होता है। जैसे एक रियासत के अंदर, एक मुल्क के अंदर, एक कंट्री के अंदर आइन को अहमियत हासिल होती है, ऐसे ही एक निज़ाम तालीम के अंदर जो निसाब होता है, जो करिकुलम होता है, उसे अहमियत हासिल होती है। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिकुलम इज, निसाब है, ऑप्शन ए कोर्स, बी सिलेबस, सी को करिकुलर एक्टिविटीज, और डी ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो डियर व्यूअर्स, आपने ये ज़हन नशीन रखना है कि करिकुलम जो होता है, निसाब होता है, ये असल में एक मजमूए का नाम है, टोटलिटी का नाम है। कोर्स करिकुलम नहीं कहलाता, सिलेबस नहीं होता, को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती, बल्कि इन सारी एक्टिविटीज़ का, इन सारी चीज़ों का जो मजमूआ होता है, जो एक इदारे के अंदर क्या किया जाता है, उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे परफॉर्म किया जाता है, उसे लर्न किया जाता है, उसे हम कहते हैं करिकुलम। तो करिकुलम बेसिकली क्या होता है? ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक इदारे की जो मुकम्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उसे हम कहते हैं करिकुलम, मतलब कि निसाब। नेक्स्ट देखते हैं, करिकुलम वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। जो करिकुलम लफ्ज़ है इंग्लिश का, ये कौन सी ज़ुबान से माखूज़ है, कौन सी ज़ुबान से लिया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी हिंदी, और ऑप्शन डी लैटिन। तो जो करिकुलम वर्ड है ये बेसिकली लैटिन ज़ुबान से लिया गया है। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि इस तरह के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं ना, ताकि आपको जो फंडामेंटल आंसर्स हैं, मतलब बुनियादी जो नॉलेज है वो आपको आता हो, तो इस तरह से आप पीपीएससी में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल करिकुलम इज बेस्ट डिफाइंड एज। अब जो स्कूल का निसाब है उसकी सबसे बेहतरीन जो तारीफ़ की गई है वो दर्ज झैल में से एक है, तो वो हमने ढूंढनी है। ऑल मटेरियल्स यूज टू प्यूपल एक्टिविटीज़, ऑल मटेरियल्स एंड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडी, और द ऑर्गेनाइज्ड प्यूपल एक्सपीरियंसेस सेट बाय द स्कूल।
जी, तो ये जो डी है ये एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर है स्कूल करिकुलम का। अगर स्कूल का करिकुलम है तो सेट बाय द स्कूल होगा, मतलब वो जो सेट है, जो नाफिज है, इन्फोर्स है, वो स्कूल को करने का इख्तियार है। द ऑर्गेनाइज्ड प्यूपल एक्सपीरियंस इज सेट बाय द स्कूल। तो स्कूल का करिकुलम बेसिकली स्कूल की जो इंतज़ामिया है वही सेट करने की मजाज होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ। करिकुलम जो निसाब होता है रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करता है द कल्चर ऑफ, कल्चर का। तो वो किसके कल्चर, जो असल में हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो हम निसाब करिकुलम पढ़ाते हैं, तो वो किसका आकाश होता है? वो बेसिकली एरिया का होता है, होम का होता है, स्कूल का होता है, ये सोसाइटी का होता है। तो डेफिनेटली वो पूरी की पूरी सोसाइटी, मुआशरे में रहन सहन, मुआशरे के ट्रेंड्स, मुआशरे के कवानीन, इन सारी चीज़ों की अक्कासी करता है, मुआशरे की ज़रूरियात, मुआशरे के मसाइल। तो ये सारी चीज़ों का असल में मजमुआ होता है करिकुलम के। हमारे मुआशरे की ज़रूरियात क्या हैं, हमारे मुआशरे का मज़हब क्या है, हमारे मुआशरे के उसूल क्या हैं, मॉरल्स क्या हैं, तारीख़ क्या है, ज़रूरियात क्या है, मकासद क्या हैं, हमारे मुआशरे को किन किन चैलेंजेस का सामना है। तो ये जो सारी चीज़ों का मजमुआ होता है इसे हम कहते हैं करिकुलम, और ये अक्कासी करता है कल्चर की, सोसाइटी की। क्योंकि करिकुलम पे ग्रिप हासिल करने के बाद एक जो फारिग तहसील स्टूडेंट होता है, इंसान होता है, ग्रेजुएट होता है, उसने एट द लास्ट मुआशरे में ही एडजस्ट होना होता है, किसी जॉब पे, किसी ओहदे पे, किसी जिम्मेदारी पे। तो इस वजह से जो करिकुलम, जो निसाब होता है वो सोसाइटी के कल्चर की रिफ्लेक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करिकुलम का मकसद क्या होता है। अ करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ स्कूल्स एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स, के जो करिकुलम है, निसाब है, वो मजमुआ है, द सम टोटल मजमुआ है ऑफ स्कूल्स एफर्ट्स, स्कूल की कोशिशों का, टू इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स, किस पर असर करने के लिए, बच्चे की किस चीज़ पर, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, एक्शन और बिहेवियर। तो बेसिकली ये बच्चे के बिहेवियर, ओवरऑल बच्चे के बिहेवियर पर असर अंदाज होने की स्कूल की मजमूई कोशिशों का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं करिकुलम। तो करिकुलम का असल में जो मकसद होता है वो बच्चे का जो बिहेवियर होता है उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाना होता है। आपको पता है कि लर्निंग का मकसद क्या होता है? टू चेंज, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस टू द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, दिस इज बेसिकली लर्निंग। तो करिकुलम का भी यही मकसद होता है कि बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब ये जो 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, ये करिकुलम के अज्जा कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ों के मजमूए को हम करिकुलम कहते हैं। तो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम आर, जो बड़े अज्जा हैं करिकुलम के वो कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं या 4 हैं? तो डियर व्यूअर्स, आपने ये जहन में रखना है कि कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम ये 4 हैं। कितने हैं? 4। ये कौन कौन से हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आने लगा है। द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम आर, अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि कंपोनेंट्स कितने, एलिमेंट्स कितने हैं करिकुलम के, तो वो 4 हैं। वो हैं कौन कौन से? सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव्स, मकासद। दूसरे नंबर पे आता है कंटेंट, मतलब मवाद। तीसरे नंबर पे आता है मेथडोलॉजी, मतलब तरीका हाय तदरीस। और चौथे नंबर पे आता है एवेलुएशन, जायज़ा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसे थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि अब देखें ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी कौम अपने मकासद, सबसे पहले मकसद जो है वो सेट कर लेती है कि हमारा मकसद ये है। अब उस मकसद को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए फिर आगे मवाद बनाया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने अपनी
कौम में ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स पैदा करने हैं, डॉक्टर्स पैदा करने हैं, पायलट्स पैदा करने हैं, ठीक है, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स पैदा करने हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पैदा करने हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स वो पैदा करने हैं। तो अब ये हमारी क्या है, एक नेशनल लेवल्स के एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं। अब हमने इन मकासद को हल करने के लिए, हासिल करने के लिए मवाद तश्कील देना है, जो हमने स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल के लिए हम मवाद डेवलप करेंगे। अब फिर तीसरे नंबर पे क्या करेंगे कि उस मवाद को बच्चों तक डिलीवर करने के लिए, उन तक एक्सप्रेस करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उन्हें टीच करने के लिए, उन्हें लर्न करवाने के लिए हमने कौन कौन से तरीका है तदरीस मेथड्स अपनाने हैं, वो हमें चाक आउट करने होंगे, वो हमें मंजर आम पर लाने होंगे। तो तीसरे नंबर पे हम मेथडोलॉजी मतलब पेडागोजिकल स्किल्स कौन कौन सी हमारे टीचर्स में होनी चाहिए कि जिसके मुताबिक हम कंटेंट को अच्छे तरीके से अपने बच्चों के सामने पेश कर सकें ताकि हमारे मकासद हासिल हो सकें। ये तीसरे नंबर पे मेथडोलॉजी आएगी। और चौथे नंबर पे फिर आएगा इवैल्यूएशन मतलब जायज़ा, कि जो जायज़ा होता है वो इन तीनों चीज़ों को चेक करता है। जायज़े में आप देखते हैं कि क्या मेथडोलॉजी ने सही काम किया और कंटेंट डिलीवर हुआ अच्छे तरीके से, और फिर देखते हैं कि कंटेंट अगर अच्छे तरीके से डिलीवर हुआ है तो क्या हमारे मकासद पूरे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों की असेसमेंट के लिए, जायज़े के लिए हम एवेलुएशन को अपनाते हैं। इस वजह से एवेलुएशन आखिर पर आता है। और ये जो एक स्टेप है, प्रोसेस है, ये इसे कहते हैं साइकिल, एक चक्कर है ये बेसिकली। करिकुलम साइकिल भी आप कह सकते हैं कि करिकुलम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर कंटेंट, फिर मेथडोलॉजी, फिर एवेलुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम इज। अब जो एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम की तरतीब क्या है, ये आपने ज़हन नशीन रखना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्यों आते हैं? ज़ाहिर बात है, सबसे पहले मकसद होगा ना, तो मकसद ही सबसे पहले आएगा। उसके बाद उस मकसद को हासिल करने के लिए हम मवाद तश्कील देंगे, फिर उस मवाद को आगे बच्चों तक डिलीवर करने के लिए टीचिंग मेथड्स हम इवॉल्व करेंगे, डेवलप करेंगे, चाकआउट या फाइनलाइज करेंगे, और फिर हम इन सारी चीज़ों को जज करने के लिए कि आया हमारी मेथड्स ठीक थे, हमारे मकासद पूरे हुए, कंटेंट अच्छे तरीके से डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। तो इस सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम एवेलुएशन लेके का प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, मेथडोलॉजीज एंड एवेलुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन द करिकुलम डेवलपमेंट इज। तो जब हम करिकुलम डेवलप करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब करिकुलम डेवलप करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो मेथड्स नहीं, मटेरियल नॉट, एवेलुएशन नॉट, ऑब्जेक्टिव्स यस। जी, जब हम करिकुलम बनाने लगते हैं तो करिकुलम को बनाने के लिए सबसे पहला मकसद ये होता है कि जनाब इस करिकुलम जो हम बनाने लगे इसका मकसद क्या होगा। तो सबसे पहले हम मकसद सेट करते हैं कि ये मकसद है। तो पहला स्टेप क्या है? मकसद है, ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेकंड स्टेप इन द करिकुलम डेवलपमेंट इज। दूसरा जो स्टेप है करिकुलम डेवलपमेंट में वो होता है जी, कौन सा होता है? मेथड्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, एवेलुएशन है या मटेरियल है? तो मटेरियल है, क्योंकि जब आपका मकासद सेट हो गए, ये पहला स्टेप होता है करिकुलम डेवलपमेंट में। जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है उन मकासद के मुताबिक आप क्या करते हैं, अपना मटेरियल तश्कील देते हैं। तो मटेरियल दूसरा स्टेप है। इसके बाद ये सीक्वेंस के साथ मैंने क्वेश्चन पुट अप किए हैं यहाँ पर। तो तीसरा स्टेप कौन सा हो गया? आपको पता है, पहला ऑब्जेक्टिव्स हो गया, दूसरा कंटेंट हो गया, और तीसरा उस कंटेंट को किन मेथड्स के साथ आपने आगे डिलीवर करना है, तो वो बेसिकली मेथड्स आएगा। तो वैसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, थर्ड स्टेप इन द करिकुलम डेवलपमेंट इज ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल, एवेलुएशन या मेथड्स। तो डेफिनेटली वो मेथड्स ही होगा तीसरा स्टेप। तो इसी तरह चौथा स्टेप क्या होगा? द फोर्थ स्टेप इन द करिकुलम डेवलपमेंट इज मेथड्स, मटेरियल, ऑब्जेक्टिव्स या एवेलुएशन। तो चौथा आपको पता है कि एवेलुएशन होगा, और एवेलुएशन लास्ट पे ही आता है, क्योंकि इसका मतलब होता है जायज़ा। हम सारी चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, आया वो ठीक काम कर रही हैं, हमें मकासद हासिल हो रहे हैं, कंटेंट अच्छे तरीके से हमारे मेथड्स के मुताबिक डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों की असेसमेंट के लिए हम वैल्यू जजमेंट के लिए हम क्या करते हैं,
एवेलुएशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, the rules, rituals and interactions that are part of the everyday life of the school, वो क्या है जी? उसूल, कवानीन, रस्में या प्रैक्टिसेस और इंटरेक्शंस, मतलब बाहमी जो तबादला होता है, ख्याल होता है, एक दूसरे से मेल मुलाकात होती है स्कूल के अंदर, ठीक है, वो पार्ट हैं एवरीडे लाइफ ऑफ द स्कूल, वो स्कूल के हर रोज़ की ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जो रूल्स, रिचुअल्स, इंटरेक्शंस होते हैं, सपोर्टेड करिकुलम होता है, कोर करिकुलम होता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है या हिडन करिकुलम होता है। तो ये जो रूल्स होते हैं ना, ज़ाब्ते, मतलब सुबह असेंबली होनी है, ठीक है जी, आपने क्लास में आना है तो परमिशन लेके आना है, छुट्टी लेनी है तो एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, 3 से ज़्यादा छुट्टियां लेनी है तो वालिदैन के सिग्नेचर एप्लीकेशन पे होने चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने रिसेस में जनाब इतने बजे स्कूल में वापस आना है, टाइम टेबल की पाबंदी करनी है, तो ये जो सारे का सारा आपने दूसरों को इज़्ज़त देनी है, ठीक है, बड़ों का अदब एहतराम करना है, तो ये जो सारे के सारे इंटरेक्शंस हैं, रिचुअल्स हैं, रूल्स हैं, इन्हें हम करिकुलम की ज़ुबान में कहते हैं हिडन करिकुलम। क्या कहते हैं? हिडन करिकुलम। ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करिकुलम विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बुक्स, ऐसा निसाब जिसमें जो क्या करता है, किताबों की तादाद को कम करता है, किताबों की तादाद को रिड्यूस करता है, कमी लाता है, उस करिकुलम को हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी करिकुलम, सब्जेक्ट करिकुलम, कोर करिकुलम या इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो ऐसा करिकुलम जो रिड्यूस करता हो नंबर ऑफ बुक्स को, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। ये आपने याद रखना है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हिडन करिकुलम, इसमें है इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो ये लगातार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जिनके अंदर हमने करिकुलम की जो टाइप्स हैं, जो काइंड्स हैं, जो इनकी अक़साम हैं, उनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक सीरीज़ में इस हिस्से में जमा कर दिए हैं। लिहाजा आपने अच्छे तरीके से ये समझना है ताकि अगर पीपीएससी में ये क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको इन्हें सॉल्व करना मुश्किल ना लगे, क्योंकि आपने कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या है इंटीग्रेटेड करिकुलम का, कि चीज़ों को इंटीग्रेट कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल दें, एक किताब के अंदर हम इस्लामिक स्टडीज़ की का थोड़ा मटेरियल रख दें, जनरल साइंस का थोड़ा मटेरियल रख दें, उर्दू का, ठीक है, और फ़िज़िक्स का थोड़ा सा मटेरियल रख दें, तो उसे किताब बना दें मतलब जनरल नॉलेज के नाम पे, तो उस किताब का जो निसाब होगा उसे हम कहेंगे इंटीग्रेटेड करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज़, इंटीग्रेटेड करिकुलम का मकसद क्या होता है, क्यों ये इंटीग्रेटेड करिकुलम डेवलप किया जाता है, क्यों बनाया जाता है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बुक्स। तो फिर देख लेते हैं ऑप्शन, इंक्रीजिंग स्टूडेंट इनरोलमेंट, स्टूडेंट की मतलब दाखिला बढ़ाने के लिए, डिक्रीज इन ड्रॉप आउट, मतलब बच्चों का जो स्कूल से भागना है स्कूल छोड़ना है वो कम करने के लिए नहीं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, किताबों की तादाद बढ़ाने के लिए नहीं, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, जी। तो ये जो आंसर है ये करेक्ट है कि जो इंटीग्रेटेड करिकुलम का मकसद होता है वो यही होता है कि आपने किताबों की तादाद में कमी लानी है ताकि बच्चों को बोझ ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करिकुलम एम्फसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज़, ऐसा मवाद, ऐसा निसाब जो इब्तदाई जो पहली 5 क्लासेस होती हैं उनके लिए ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, मतलब उनके लिए उसे ज़्यादा मौजू ख्याल किया जाता है, वो इनमें से कौन सा है? सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, नल करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो जी हाँ, जो प्राइमरी क्लासेस के लिए ज़्यादा मौजू तस्वुर किया जाता है करिकुलम वो है इंटीग्रेटेड करिकुलम। वो कौन सा है? इंटीग्रेटेड करिकुलम। अब सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम क्या है ये भी आगे आएगा, लर्नर सेंटर करिकुलम है वो भी आगे आएगा, और नल करिकुलम क्या है, ये सारी की सारी जितने भी एमसीक्यूज होते हैं ना, इनमें जो 4 ऑप्शंस होते हैं आपके डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, आपकी ऑप्शंस होती हैं, इन्हें भी आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करना है ताकि एक क्वेश्चन जब आप करें तो आपके 4 क्वेश्चंस हों, ताकि 3 जो बाकी ऑप्शंस आपके सामने आए वो भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड आपको हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ जनरल साइंस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ करिकुलम। जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस जो मजमून है वो
निसाब की मिसाल है। कौन से निसाब की मिसाल है जी? सब्जेक्ट सेंटर्ड निसाब है, उसकी मिसाल है। चाइल्ड सेंटर्ड है, डिसिप्लिन सेंटर्ड है, या ब्रॉड फील्ड है। तो आप एक चीज़ पे गौर करें, ब्रॉड का मतलब होता है वसी, और फील्ड का मतलब होता है एक पहलू, एक आप कह सकते हैं शोभा, एक पेशा वगैरह कुछ भी। तो वसी वसी शोभा कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जनरल साइंस के अंदर, जो जनरल साइंस होती है उस किताब के अंदर फिज़िक्स के बारे में मवाद होता है, केमिस्ट्री के बारे में भी होता है, मैथ के बारे में भी होता है, ठीक है। और कौन सा होता है, बायो के बारे में, बीमारियों के बारे में, ठीक है जी, बॉटनी के बारे में भी, ठीक है, ज़ूलॉजी के बारे में भी। तो जनरल साइंस के अंदर काफ़ी वसी जो मवाद होता है, ब्रॉड फील्ड को यकजा कर दिया जाता है, मुख्तलिफ मज़ामीन को यकजा करके उस पर एक किताब बना दी जाती है जनरल साइंस। तो उसे ब्रॉड फील्ड करिकुलम कहते हैं। तो ये जो जनरल साइंस है किताब, चूँकि इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मवाद को यकजा कर दिया जाता है, लिहाजा इस वजह से इसमें ब्रॉड फील्ड को इंक्लूड किया जाता है, इस वजह से इसे कहते हैं ब्रॉड फील्ड करिकुलम, ठीक है। तो ये आपको मेरा ख्याल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये जो करिकुलम की अक़साम है ये क्या है, मतलब ब्रॉड फील्ड करिकुलम ये क्या है, ठीक है, नल करिकुलम क्या है, हिडन करिकुलम क्या है, ठीक है। तो ये आगे मज़ीद जितने आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 लिबरल आर्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। 7 लिबरल आर्ट्स हैं। अब ये क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं। द 7 लिबरल आर्ट्स आर द सब्जेक्ट्स, ये ऐसे मज़ामीन हैं दैट वर आउटलाइंड बाई प्लेटो, जो किसने, प्लेटो ने तश्कील दिए थे, बनाए थे, इन हिज वर्क, अपनी एक किताब में, दी रिपब्लिक। अपनी एक किताब रिपब्लिक में प्लेटो ने, मतलब अफलातून ने कुछ मज़ामीन कंसीडर किए थे कि ये बच्चों को लाजमी पढ़ाने चाहिए। उनका नाम है जी 7 लिबरल आर्ट्स या क्लासिकल करिकुलम, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं 7 जो मज़ामीन हैं? पहले है ग्रामर, दूसरा है लॉजिक, जो तीसरा है वो है रेटोरिक, और जो चौथा है वो है अरिथमेटिक, पांचवा है एस्ट्रोनॉमी, और छठा है म्यूज़िक, और सातवां है ज्योमेट्री। तो ये जो 7 मज़ामीन हैं इनके बारे में प्लेटो कहता है कि ये बच्चों को लाजमी तौर पे पढ़ाने चाहिए, एंड दीज सब्जेक्ट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, ठीक है जी। तो अब इनका नाम, इन 7 जो मज़ामीन हैं जो प्लेटो ने रेकमेंड किए हैं कि ये सिलेबस में, करिकुलम में शामिल होने चाहिए, ये सिलेबस का हिस्सा होने चाहिए, इनका नाम है 7 लिबरल आर्ट्स, और इन्हीं को कहा जाता है क्लासिकल करिकुलम। चूँकि प्लेटो क्लासिक का एक हिस्सा है, क्लासिकल इरा का, इस वजह से इसे कहते हैं क्लासिकल करिकुलम जी। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई होगी कि 7 लिबरल आर्ट्स कहते किन्हें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और ये किसने दिए थे, प्लेटो ने दिए थे, ठीक है, अपनी किताब रिपब्लिक में, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रीवियम सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड लॉजिक, ग्रामर, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, ज्योमेट्री, लॉजिक, रेटरिक, लॉजिक, ग्रामर, रेटरिक। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। द ट्रिवियम इज़ द लोअर डिवीजन ऑफ द 7 लिबरल आर्ट्स। जो 7 लिबरल आर्ट्स प्लेटो ने दिए हैं ना, जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, उनमें जो लोअर डिवीजन के 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, 4 ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जैसे आजकल हमारे पाकिस्तानी निज़ाम तालीम में है, देखें साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है जी, इसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। उसके बाद मैथ को, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर को, उसके बाद जनरल आर्ट्स आ जाती है, ठीक है, जिसमें जनाब मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है उसे अहमियत, फिर उर्दू को, फिर जनाब इसी फ़िज़िकल एजुकेशन को। इसी तरह जो 7 सब्जेक्ट्स प्लेटो ने रिकमेंड किए थे उनमें से जो लोअर डिवीज़न है ऑफ द 7 लिबरल आर्ट्स, वो मुश्तमिल है 3 सब्जेक्ट्स पे, ग्रामर, लॉजिक और रेटरिक।
इन 3 को कहते हैं ट्रिवियम सब्जेक्ट्स ट्रिवियम सब्जेक्ट्स। तो लॉजिक, ग्रामर, रेटरिक। तो अब आपको समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, द करिकुलम प्रेजेंटेड बाय एक्सपर्ट्स एंड लर्नड पीपल इज कॉल्ड। वो निसाब जो माहिरीन और आलिम फाजिल लोग दें, पेश करें, उस करिकुलम को क्या कहा जाता है जी? लिमिटेड करिकुलम, इंटेंडेड करिकुलम, नल करिकुलम या रिकमेंडेड करिकुलम। तो आपको पता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो चीज़ों को रेकमेंड करते हैं, और जो लर्नड पीपल होते हैं, आलिम फाजिल लोग, वो भी आपकी बेहतरी के लिए, मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए जो चीज़ें होती हैं वो रेकमेंड करते हैं। तो उनकी जो चीज़ें प्रेजेंट की गई होती हैं उन्हें कहते हैं रेकमेंडेड थिंग्स। तो अगर वो करिकुलम को रेकमेंड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कौम के सामने, तो वो होगी रेकमेंडेड करिकुलम। तो जो माहिरीन और आलिम फाजिल लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे, दानिश्वर, दानिशमंद लोग दें, उन्हें कहते हैं रेकमेंडेड करिकुलम। तो ये जो आपने करिकुलम की डिफरेंट टाइप्स, काइंड्स अंडरस्टैंड किए हैं ना, आपने ये रिपीट करते रहना है, ताकि पेपर जब आए तो आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नज़र आए तो आप फ़ौरन से उसे सॉल्व कर लें। नेक्स्ट देखते हैं जी, दोज थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन फॉर्मल करिकुलम बिकॉज ऑफ देयर डिबेटेड नेचर, बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़। अब जी क्या है जी, दोज थिंग्स वो चीज़ें विच आर नॉट इंक्लूडेड इन फॉर्मल करिकुलम, जो रस्मी निसाब है उसमें शामिल नहीं होती, बिकॉज वजह क्या होती है? बिकॉज ऑफ देयर डिबेटेड नेचर, क्योंकि उनकी हैयत में, फितरत में, उनके फंक्शन में, उनकी असलियत में क्या होता है? चैलेंज होता है, इख्तिलाफ होता है, माहिरीन का उनमें इख्तिलाफ होता है। तो जिस चीज़ में इख्तिलाफ हो जाए ना, तो उस पर फिर इज्तिमा नहीं हो सकता, इजमा नहीं हो सकता, लोग उस पर इकट्ठा नहीं हो सकते, तो उसे फिर सिलेबस में शामिल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के यहाँ वो अच्छी है तो किसी के यहाँ बुरी है। तो जब कौमी लेवल पे आप कोई भी निसाब तश्कील देते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो डिबेटेड नेचर की हों, जिसमें इख्तिलाफ हो, वो आप सिलेबस से एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं, किक आउट कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कौन सा निसाब कहते हैं? हिडन करिकुलम, इम्प्लिसिट करिकुलम, एक्सप्लिसिट करिकुलम या नल करिकुलम। तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे निसाब को, ऐसे मवाद को जिस पे इख्तिलाफ हो और वो मेन सिस्टम में शामिल किया ना किया जाए, उसे हम कहते हैं नल करिकुलम, नल करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when the curriculum developers revisit the subjects in more and more complicated forms over times, this type of curriculum is called as। अब जी जब निसाब बनाने वाले जो होते हैं माहिरीन, वो कुछ मज़ामीन को ज़्यादा गहराई में और ज़्यादा, पहले आसान था फिर उसे मज़ीद मुश्किल किया, फिर मतलब दर्जा बदर्जा, मतलब आप देखें ना, प्रेप में आप चीज़ को पढ़ते हैं तो इजी होती है, फिर आप अव्वल में आते हैं तो उसी चीज़ की तफसील थोड़ी और आ जाती है, फिर आप 2 में, 3 में, 4th में उन्हें उन सब्जेक्ट्स को मज़ीद गहराई में पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर निसाब इस तरह का तश्कील दिया जाए, जो क्लास और ग्रेड जब आपका इम्प्रूव हो तो उसमें उसकी ज़्यादा तफसील आती जाए, और आप एक ही सब्जेक्ट को इतनी गहराई से पढ़ें और माहिरीन एक ही सब्जेक्ट को इतने ईज़ी टू कॉम्प्लिकेटेड वे में तश्कील दें कि उससे गुज़रने वाला, उससे पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, वो शुरू से लेके अगर आखिर तक क्लास तक वो पढ़े तो उसका वो माहिर बन जाए। तो ऐसे जो करिकुलम है उसे क्या, उसका जो डिज़ाइन होगा, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी जो तश्कील होगी, उसको क्या कहेंगे? तो ये क्वेश्चन है। तो उसे वर्टिकल करिकुलम कहेंगे, हॉरिजॉन्टल करिकुलम कहेंगे, कोर करिकुलम कहेंगे या स्पाइरल करिकुलम कहेंगे? तो जी, तो डियर व्यूअर्स, उसे हम स्पाइरल करिकुलम कहेंगे, स्पाइरल। ठीक है, ऐसे मखरूती चक्कर लगाना। ठीक है, देखें पहला चक्कर आसान होता है, दूसरा चक्कर उससे भी बड़ा है, वो मुश्किल होगा, तीसरा चक्कर उससे भी बड़ा है, ये और भी मुश्किल होगा, चौथा चक्कर और भी उससे बड़ा है। तो ये दायरवी मखरूती
करिकुलम होता है जिसमें एक चीज़ एक लेवल पे इजी होती है, फिर दूसरे लेवल पे उससे ज़्यादा मुश्किल, तीसरे लेवल पे उससे ज़्यादा मुश्किल, और चौथे लेवल पे उससे ज़्यादा मुश्किल, और लास्ट लेवल पे उसकी इंतहा होती है इंसानी जहन के मुताबिक। और जो स्टूडेंट ऐसे करिकुलम को पढ़ लेता है वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट कंसीडर होता है। तो ये इसकी डिटेल थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन, नॉलेज को क्या किया जाता है तकसीम कर दिया जाता है मुख्तलिफ हिस्सों में। मतलब नॉलेज है ना अभी सारे का सारा, इसे आप कहते हैं चलें जी फिज़िक्स का नॉलेज अलहदा कर दिया, केमिकल्स का नॉलेज केमिस्ट्री अलहदा कर दिया, मैथ का ये जमा तफरीक ज़रब तकसीम करने वाला जो नॉलेज है इसे अलहदा कर दिया, इसे मैथ बना दिया। अच्छा जी ज़ुबान दानी का जो नॉलेज है लिंग्विस्टिक्स का, इसे अलहदा कर दिया। अच्छा जी कहानियों पर मबनी इल्म जो है, ठीक है, नॉवेल्स पर मबनी, उसे लिटरेचर का नाम दे दिया, उसे अलहदा कर दिया। ठीक है, कंप्यूटर के मुतल्लिक जो नॉलेज है, ठीक है, इसे अलहदा कर दिया। तो ये जो इस तरह का नॉलेज होता है जिसे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, सब्जेक्ट्स में तकसीम कर दिया जाए, उसे हम कौन सा करिकुलम कहेंगे? तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम नहीं, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम नहीं, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। जी, तो जब नॉलेज को हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक फ़िज़िक्स का हिस्सा बना दिया, केमिस्ट्री का, एक बायो का, एक टेक्नोलॉजी का, एक बायोडाइवर्सिटी का, एक केमिकल इंजीनियरिंग का, इंग्लिश का, उर्दू का, पॉलिटिकल साइंस का, जनाब इस्लामिक स्टडीज़ का, पंजाबी का, मतलब इस तरह जब आप नॉलेज को तकसीम कर देते हैं करिकुलम में, तो इस तरह के नॉलेज को कहते हैं, करिकुलम को कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम वो होता है जिसमें एक ही फील्ड के, एक ही कोर्स के, एक ही किताब के, एक ही मौजू के मवाद को तरजीह दी जाती है, उसमें दूसरे किसी किस्म के मौजू या मवाद की आमेज़श शामिल नहीं होती। जी, तो नेक्स्ट देखते हैं। प्रायर प्लानिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो कबल अज़ वक्त जो मनसूबाबंदी होती है वो खसूसियत होती है इन तीन ऑप्शंस में से किसकी? एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। जी हाँ, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड जो करिकुलम होता है उसमें प्रायर प्लानिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री का पढ़ाना है ना, या इंग्लिश का पढ़ाना है, इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो आपने पढ़ाना है, तो क्या पढ़ाएंगे? आप प्लानिंग करेंगे कि सबसे पहले मैंने बच्चों को क्या पढ़ाना है? अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने हैं। उसके बाद मैंने बच्चों को क्या करना है? रीडिंग करवानी है। उसके बाद मैंने बच्चों को क्या करवाना है? ग्रामर की तरफ लेके आना है। ग्रामर में सबसे पहले क्या करवाना है? बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाने हैं। सबसे पहले नाउन करवाएंगे, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर प्रेपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन, फिर आर्टिकल। ठीक है, तो इसी तरह पहले टेंसेस करवाएंगे। तो पहले कौन सा टेंस करवाएंगे? प्रेजेंट डेफिनेट, फिर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फिर पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो उसके बाद आप पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ जाएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चों को बुनियादी चीज़ें ना करवाएं, जैसे फ़नीम क्या होता है, ठीक है, उसके बाद वर्ड क्या होता है, उसके बाद फ्रेज़ क्या होती है, क्लॉज क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है। आप ये बच्चों को चीज़ें ना बताएं और डायरेक्ट आप जनाब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ले जाएं, ठीक है, तो बच्चों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लिहाजा प्रायर प्लानिंग लाजमी होती है, ज़रूरी होती है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन से है, एक्सप्लेनेटरी मेथड्स आर यूज्ड इन। तो जो एक्सप्लेन वजाहत करने वाले तरीके हैं वो कौन से करिकुलम में इस्तेमाल होते हैं? एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में या सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में? तो सब्जेक्ट सेंटर्ड जो करिकुलम होता है जिसमें ख़ास मौजू मद्देनज़र रख कर निसाब तश्कील दिया जाता है, उससे डिलीवर करने के लिए हमें एक्सप्लेनेटरी मेथड्स इस्तेमाल करने होते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ,
ब्रॉड फील्ड जो करिकुलम है वो असल में एक किस्म की तरमीम है, तब्दीली है, किसकी? इसका डायरेक्ट जवाब ही पढ़ देता हूँ, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की एक तब्दीली। अब देखें सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है कि एक पूरी की पूरी किताब एक ही मौजू पे है, और ब्रॉड फील्ड करिकुलम में क्या है कि आप एक ही किताब के अंदर एक हिस्सा मखसूस करते हैं। जैसे आप जनरल साइंस की किताब पढ़ते हैं तो आपको पता है पहले 3 यूनिट किसके बारे में होते हैं? फिज़िक्स के बारे में होंगे। आगे जी एक हिस्सा हो गया एक मखसूस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अब दूसरा हिस्सा बायो के बारे में होगा, ठीक है। तीसरा हिस्सा केमिस्ट्री के बारे में होगा। चौथा हिस्सा जनाब ज़ूलॉजी के बारे में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स हैं और क्या है मौज़ूआत के हिसाब से उन्हें तकसीम कर दिया गया है, स्पेसिफाइड कर दिया गया है। इस वजह से जो ब्रॉड फील्ड करिकुलम है उसका क्या है वो एक तब्दीली है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉट लर्निंग। रॉट लर्निंग का मतलब होता है रट्टाबाजी के ज़रिए लर्निंग करना। इज़ अ डिमेरिट ऑफ, ये एक नक्स है किसका? रट्टाबाजी के ज़रिए सीखना, ये किसका नक्स है? एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम का, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम का, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का। जी हाँ, तो यही इसका आंसर है, क्योंकि आपको पता है कि जो सब्जेक्ट्स हम पाकिस्तान में अक्सर व बेशतर हाई हिस्से में या इंटरमीडिएट में हिस्से में पढ़ा रहे हैं, तो ये सारे का सारा जो करिकुलम है ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है। तो और बच्चे क्या लगाते हैं? रट्टाबाजी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, आज आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तस्वुर पढ़ना है और जनाब ये उसकी डेफिनेशन हैं, ये उसके जुमले हैं, तो बच्चे ऐसे ही रट लेते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीचर ट्रेनिंग इज़ लेस एम्फसाइज्ड इन। जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, असातिज़ा को जो ट्रेनिंग दी जाती है नए नए तरीक़ों से आशना करने के लिए, इज़ लेस एम्फसाइज्ड, उस पर बहुत कम जोर दिया जाता है। वो कौन से करिकुलम में? डायरेक्ट जवाब ही पढ़ देता हूँ, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में, क्योंकि ये ज़्यादा जो क्वेश्चंस अभी तक आ रहे हैं वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम पे ही हैं, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। और ये के बाद दीगरे अगर इसी तरह क्वेश्चंस आते रहे ना, एक ही पैटर्न मुख्तलिफ पैटर्न्स पे एक ही कंसेप्ट के बारे में, तो उससे आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, The type of curriculum which holds a set of common learning is called. The type of curriculum निसाब की ऐसी किस्म which holds a set of common learning, जिसमें एक ही तरह की लर्निंग हो सब के लिए, तो वो कौन सा होता है जी? हिडन करिकुलम, जनरल करिकुलम, बेसिक करिकुलम या कोर करिकुलम? कोर आपको पता है मरकज़ होता है, और सारी चीज़ों में अगर एक चीज़ कॉमन हो तो इट मीन्स दैट वो सबका मरकज़ है, वो सारी चीज़ों में पाई जा रही है, लिहाजा वो क्या होगा? कॉमन होगा। तो कोर करिकुलम को बेसिकली कोर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इज़ कॉल्ड। अब डियर व्यूअर्स, अब आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जब आप जो करिकुलम है इसे डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो उसे डेवलप करने के लिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन करनी होती है। आपने जो मवाद है वो आपने ढूंढ लिया, जनाब ये मवाद आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल के लिए बच्चों को पढ़ाना है। अब आपने कैसे पढ़ाना है, उस मवाद को ऑर्गेनाइज़ करना है, उसके बुनियादी तौर पर 2 तरीके हैं। एक है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइज मवाद को करने के 2 तरीके हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझना है कि वर्टिकल कौन सा होता है और हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है। तो अब ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल को हम पढ़ते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स की बजाय आप कंसेप्ट्स भी लगा सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स या कंसेप्ट्स एट डिफरेंट लेवल इज़ कॉल्ड। जो बाहमी एक क्या होता है, निस्बत, वास्ता, ताल्लुक, रिश्ता होता है किसका? सब्जेक्ट्स का, एट डिफरेंट लेवल्स। मतलब एक फर्स्ट क्लास में वो सब्जेक्ट है तो दूसरी में भी वो है,
तीसरी में भी वही है, सब्जेक्ट एक ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो वेरी करता है। पहली क्लास में इंग्लिश है लेकिन वो इंग्लिश क्या है, बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी क्लास में भी इंग्लिश है लेकिन देखें पहली डिफरेंट सब्जेक्ट्स वही हैं लेकिन डिफरेंट लेवल्स हैं। तो डिफरेंट लेवल्स सब्जेक्ट वही हैं, तो फिर क्या फ़र्क हुआ? फ़र्क ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, डिफ़िकल्टी लेवल का, डिस्क्रिमिनेशन पावर का। पहले लेवल पे बुनियादी बातें हैं, दूसरे लेवल पे थोड़ी सी और मुश्किल हैं, तीसरे लेवल पे थोड़ी और डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, चौथे लेवल पे थोड़ी और डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लामियात है ना, तो ये शुरू से पढ़ाई जाती है। इस्लामियात पहली किताब में क्या होगा, बुनियादी रीडिंग होगी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप मैं अब आपको बताने लगा। पहले क्लास में रीडिंग है 1-2 सूरत की, दूसरी क्लास में अब रीडिंग से बढ़ के क्या होगा, है इस्लामियात लेकिन उस रीडिंग की ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। तीसरी क्लास में अब क्या होगा, नमाज होगा, सिंपल मतलब इस्लाम के अरकान का नाम बताएं, ठीक है। तो चौथी क्लास में अब उन अरकान की तफसील आ जाएगी। आप देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर तब्दील हो रही है एंड डिफ़िकल्टी लेवल चेंज हो रहा है। पहले लेवल पे जस्ट कंसेप्ट था, दूसरे में उसकी तफसील, तीसरे में उसकी एक्टिविटी होगी कोई। तो इस तरह जो एक ही टॉपिक को, एक ही कंसेप्ट को आप मुख्तलिफ लेवल्स पर जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम को कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल ऐसे होता है ना, सीधा खड़े होना, ठीक है। तो पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 16वीं, मतलब आगे तक। तो ये क्या होता है, अब मैं मिसाल आपको बाजू से दे रहा हूँ तो आपने इसका गलत मतलब नहीं लेना। तो मतलब यही है कि मतलब इसका क्या था, हाँ मतलब इसका यही है कि जूँ आप ऐसे ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, इम्प्रूव अपने आप को ग्रेड्स करते जाते हैं, तो डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो मज़ीद बढ़ता जाता है। आप मज़ीद डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ते जाते हैं। अगर मवाद ऐसा हो, पहले आसान, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर और मुश्किल, तो ऐसे करिकुलम को कहते हैं हम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पर मबनी करिकुलम। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल हो गई तो माजरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द प्रीवियस क्लास इज़ कॉल्ड। अब देखें कोरिलेशन वही एक ताल्लुक, एक निस्बत, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट्स, किन का, मज़ामीन का, इन द प्रीवियस क्लास इज़ कॉल्ड। अब ये देखें पिछला क्वेश्चन जो वर्टिकल डिज़ाइन का था, ऑर्गेनाइजेशन का था, और ये जो है ये चीज़ एक ही है लेकिन डिफरेंट अल्फाज के साथ, डिफरेंट फ्रेजेस के साथ ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। लिहाजा आपने मेन कंसेप्ट को देखना है कि वो क्या है, ताल्लुक है सब्जेक्ट्स का, एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब नीचे से ऊपर जाएं तो ऐसे ताल्लुक है। एक के बाद एक क्लास में जब वही सब्जेक्ट्स आएंगे तो ज़्यादा डिटेल के साथ आएंगे, तो ऐसा सब्जेक्ट्स का ताल्लुक है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन या वर्टिकल डिज़ाइन। तो इसे वर्टिकल डिज़ाइन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मीनार है मीनार है, कोई भी मीनार है या पहाड़ है, तो आप नीचे से जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं तो देखें हर सीढ़ी का ताल्लुक पिछली वाली सीढ़ी के साथ है ना। तो जब ही आप ऊपर चलते जा रहे हैं तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या बढ़ता जा रहा है। पहली सीढ़ी पे आपको चीज़ें कम दिखाई दे रही थी लेकिन जो ही आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा नज़र आती जाएंगी, ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा डिटेल से। तो ये वर्टिकल है ना, ऐसे बिल्कुल सीधा ऊपर को ऊपर को, ठीक है। तो ये होती है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका यही होता है कि जो ही आप उस वर्टिकल ऑर्गेनाइज करिकुलम को पढ़ते जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो चीज़ें मुश्किल भी होती जाती हैं और आपके सामने इन डिटेल में भी आती जाती हैं और आपको ज़्यादा ब्रॉड जो फील्ड है उसका एहसास होना शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है आपको इन दोनों क्वेश्चन के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर मैं ना समझा पाया हूँ तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर कोई नहीं ये ऐसे वाली मिसाल के अलावा कोई और मिसाल निकाल लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट्स एट द सेम क्लासेस। अब देखें पहली जो
नहीं सॉरी, पहले को छोड़ें, इसी पे फोकस। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन निसाब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूज फॉर, जो इस्तेमाल की जाती है फॉर डिफरेंट कंसेप्ट, मुख्तलिफ कंसेप्ट्स के लिए एट द सेम क्लास। एक ही सब्जेक्ट के मुख्तलिफ कंसेप्ट्स हैं और उन्हें एक ही क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं, नहीं पहले जवाब पढ़ लें, लॉजिकल डिज़ाइन, हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन या वर्टिकल डिज़ाइन। ये डिज़ाइन और ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज़ है, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन। अब देखें वर्टिकल डिज़ाइन में क्या होता है, पहले एक कंसेप्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा और फिर आखिर तक ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं, पहले इजी, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर और मुश्किल। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन में ऐसा नहीं होता। हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन में सिंपल, मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल, उस पे पूरी ये किताब है, ठीक है। तो ये आपने फ़र्क ज़हन नशीन रखना है कि जब निसाब तरतीब दिया जा रहा हो क्लासेस के लिए, ठीक है, एक प्रोग्राम के लिए, अगर उसमें डिफ़िकल्ट वो वर्ड्स डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को एक ही क्लास में लाया जाए तो उसे हम कहते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स को एक ही क्लास पे तो उसे हॉरिजॉन्टल। और अगर एक कंसेप्ट हो, एक कंसेप्ट एक क्लास में, दूसरा कंसेप्ट दूसरी क्लास में, तीसरा कंसेप्ट तीसरी क्लास में, चौथा कंसेप्ट चौथी क्लास में, पांचवा कंसेप्ट पांचवी क्लास में, और उनकी डिटेल भी मतलब हर लेवल पे बढ़ती जाए, ज़्यादा होती जाए, उनके साथ एक्टिविटीज़ ऐड होती जाए, उनके साथ और मटेरियल को रिलेशन कोई ऐड होता जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंट कंसेप्ट्स एट वन क्लास, मतलब डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं और हैं क्या? वन क्लास के अंदर हैं डिफरेंट। ये क्या चीज़ है? ये कौन सी करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन है? सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है या हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन है? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि अगर एक ही क्लास हो और उसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स आ जाएं, एक कंसेप्ट ना हो, मतलब अगर एक कंसेप्ट हो तो डिफ़िकल्टी लेवल 1 है, और अगर डिफरेंट कंसेप्ट्स हों तो जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो वेरी करता है, वो बहुत हार्ड है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर ऊपर की जानब जाएं, पहला डिफ़िकल्टी लेवल एक कंसेप्ट है, दूसरा डिफ़िकल्टी लेवल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरह हो तो फिर वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है और मुख्तलिफ सारे कंसेप्ट्स आ गए एक ही क्लास के अंदर, तो मतलब डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ना, हॉरिजन्स, ये हॉरिजन है, इधर तो मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं ना, तो अगर एक से ज़्यादा कंसेप्ट्स, एक से ज़्यादा चीज़ें अगर करिकुलम के अंदर हों तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल अप्रोच, हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। और अगर एक के बाद एक आए, एक के बाद फिर दूसरी, दूसरी के बाद फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, ऐसे ऊपर को कंसेप्ट्स जाएँ एक एक करके और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाए, तो उसे हम कहते हैं वर्टिकल कंस्ट्रक्शन या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल्स इज। अब डेवलपमेंट जो मतलब जो बनाया जा रहा है करिकुलम की तश्कील, बनावट, उसका बनाया जाना एट हायर लेवल, वो ऊपर वाले लेवल पे बनाया जा रहा है, एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल्स, और उसका जो अप्लाई हो रहा है, वो जो इन्फोर्समेंट हो रही है, नाफिज हो रहा है, वो सारे लेवल्स पर हो रहा है, मुख्तलिफ लेवल्स पर हो रहा है। तो इट मीन्स दैट के ये क्या होगी? डिसेंट्रलाइजेशन होगी, वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी या सेंट्रलाइजेशन होगी? तो ये डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ये सेंट्रलाइजेशन होगी। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक ज़रा फ़र्क समझ लें। अब देखें, अगर किसी चीज़ का इख्तियार मरकज़ के ऊपर, मरकज़ में हो और निचली सतह पर ना हो, तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन।
और अगर उसका इख्तियार निचले लेवल पर भी हो तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखें, जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये एक फेडरेशन है, मतलब कुछ फैसले इस्लामाबाद में होते हैं, ठीक है, और पॉलिसियां वहाँ पर बनती हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम का जो सिलेबस है, अगर फेडरल लेवल पर बने, इस्लामाबाद लेवल पर बने और पाकिस्तान के 4-5 सूबों पर वो लागू हो, तो इसे हम कहेंगे सेंट्रल करिकुलम है। ये सेंट्रलाइज्ड करिकुलम है, मतलब एक मरकज़ी जगह पर बन रहा है और वहीं से पूरे मुल्क पर, पूरे फेडरल टेरिटरीज़ पर लागू हो रहा है। और अगर ये जो इख्तियार है, ये जो पावर है, ये एक हिस्से से, एक सेंटर से ख़त्म करके इसे निचली सतह पर, सूबाई सतह पर, ज़िली सतह पर अगर इस इक़्तिदार को, इस पावर को, मतलब के करिकुलम डेवलपमेंट की अथॉरिटी को दे दिया जाए, तो ज़िली सतह पर और सूबाई सतह पर अगर ये जो निसाब है ये बनना शुरू हो जाए, तो इसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइज करिकुलम सिस्टम, ठीक है। अगर एक ही जगह पर बने और वो सारे मुल्क के सूबों पर, हिस्सों पर नाफिज हो, तो उसे सेंट्रलाइज करिकुलम कहेंगे। और अगर एक मरकज़ की बजाय डिफरेंट मराकज़ पर करिकुलम बने, मतलब मुतल्लिका इलाके का, फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब में हैं तो पंजाब का पंजाब में बने, तो इसे हम डिसेंट्रलाइज्ड कहेंगे। तो ये आपने फ़र्क जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्ट्स, कोर्सेज, यूनिट प्लान्स एंड लेसन प्लान्स आर कॉल्ड। करिकुलम के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, यूनिट प्लान्स होते हैं और लेसन प्लान्स होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोग्राम्स, एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर्स। तो डियर व्यूअर्स, उन्हें स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के स्ट्रक्चर्स हैं। ये सब्जेक्ट क्या है? ये हिस्सा ही है ना करिकुलम का। करिकुलम तो एक टोटल या एक सम है, कलेक्शन है, एक मतलब एक टोटल अमाउंट है। उसके बाद कोर्सेज भी क्या है? एक स्ट्रक्चर है। यूनिट प्लान्स क्या है? ये भी स्ट्रक्चर है। लेसन प्लान्स ये भी क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो हैं ये स्ट्रक्चर्स ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेलुएटिंग। वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ये जो दर्ज झैल 4 इस्तिलाहात हैं, इनमें से एक रिफर्स टू, वो इंडिकेट करती है, इशारा करती है, द टोटल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, मुकम्मल जो एक तरीका है डिज़ाइनिंग का, इम्प्लीमेंटिंग का और एवेलुएटिंग का। इन दर्ज झैल में से एक ऐसी टर्म है कि जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि ये जो टर्म है ये और डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग और एवेलुएटिंग के पूरे प्रोसीजर पे, पूरे प्रोसेस पे दलालत करती है। वो टर्म कौन सी है? करिकुलम कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट? तो इसका जवाब है डेवलपमेंट। जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है ना, वो इन तीनों चीज़ों को इनकम्पास करता है, ठीक है। मतलब जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर होता है इन तीनों चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। डेवलपमेंट के अंदर जब आप करिकुलम डेवलप कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स दैट कि आप करिकुलम का डिज़ाइन बना रहे हैं, कि आपने जो डिज़ाइन बनाना है वो कौन सा है? सब्जेक्ट सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, एक्टिविटी सेंटर्ड है, कौन सा है? फिर आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब कर रहे होते हैं ना, जब आपने बुक्स बना के आप बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्टिविटी की बुनियाद पर कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बुनियाद पर कर रहे हैं, तो वो आपका जो मवाद बच्चों तक कन्वे करना है, मतलब जिसे आप इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं, वो करना भी जो होता है उसे भी हम डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर ही मानते हैं। और जो उसके बाद आपने बच्चों का वो ले लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, मवाद बना लिया और उसके बाद टेस्ट भी ले लिया। अब जब आप उस टेस्ट को चेक कर रहे हैं, टेस्ट में नंबर्स अवार्ड कर रहे हैं, ग्रेड्स अवार्ड कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी, इस स्टेज को भी हम करिकुलम डेवलपमेंट के अंडर ही लेके आते हैं। तो डिज़ाइनिंग से लेके एवेलुएशन तक ये जो करिकुलम के बारे में एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप एक्शंस हैं, ये तीनों एक्शंस किस चीज़ के अंडर आते हैं? डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है जी। डेवलपमेंट के अंडर डिज़ाइनिंग भी आती है,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम भी आता है और एवेलुएशन ऑफ करिकुलम भी आता है। ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है कि क्योंकि ये करिकुलम डेवलपमेंट की जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी आ सकती है और आपके जो PPSC का पेपर है हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस या लेक्चरर ऑफ एजुकेशन का उसमें भी आ सकती है। तो करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, ठीक है, कि डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग और एवेलुएटिंग ये तीनों इस चीज़ के हिस्से हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग ऑफ करिकुलम, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ करिकुलम एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम एंड एवेलुएशन और एवेलुएटिंग करिकुलम। ये जो चार चीज़ें हैं मुख्तलिफ, अब चार चीज़ें होगी, पहले तीन थी ना डिज़ाइन के अंडर, अब चार हो गई हैं। डेवलपमेंट भी है, डिज़ाइन भी है, इम्प्लीमेंट भी है। ये क्या है? ये करिकुलम स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं, वो जो कोर्सेज थे, यूनिट्स थे, प्रोग्राम्स थे, लेसन प्लान थे, वो करिकुलम स्ट्रक्चर्स थे। एलिमेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं, वो चार हैं करिकुलम के। ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद कंटेंट्स हैं, उसके बाद मेथडोलॉजी है और उसके बाद एवेलुएशन है। प्रोग्राम का भी आपको क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हुआ है। अब रह गया स्टेजेस, तो आखिरी ऑप्शन है स्टेजेस। तो स्टेजेस इसका जवाब है कि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली क्या है? स्टेजेस हैं। क्या है? स्टेजेस। के करिकुलम जो है वो कौन सी स्टेज पे है? डेवलपमेंट की स्टेज पे है, डिज़ाइन की स्टेज पे है, इम्प्लीमेंट की स्टेज पे है या एवेलुएशन की स्टेज पे है। तो ये आपने चीज़ें ज़हन नशीन रखनी है कि स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो ये चार स्टेजेस हैं करिकुलम की, वो चार एलिमेंट्स थे, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट्स, मेथडोलॉजी और एवेलुएशन, और ये चार क्या हैं? स्टेजेस हैं, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड एवेलुएशन। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। प्रोसेस किस चीज़ का? करिकुलम डेवलपमेंट का। इज कॉन्टीन्यूअस एंड डैश, ये मुसलसल है। जो करिकुलम बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या है जी? मुसलसल है और क्या है? इंफॉर्मेटिव है, फिक्स्ड है, स्टैटिक है या विर्लिंग है। विर्ल का मतलब होता है घूमना, घूमने का अमल, मतलब ऐसे गोल गोल कोई चीज़ घूम रही है, और या चक्कर लगाने का अमल। चक्कर भी क्या करते हैं? घूम कर ही लगाते हैं। तो जो आपने ये चीज़ नशीन रखनी है कि जो प्रोसेस है ना करिकुलम बनाने का, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूअस, मुसलसल है, लगातार है, होता रहता है, और विरलिंग होता है। विरलिंग का मतलब क्या? वो साइकिलिंग होता है, डायनामिक होता है, मुतहर्रिक होता है, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने इसे नशीन रखनी है। कैसे? आपको पता है सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव, फिर कंटेंट, फिर जनाब मेथडोलॉजी और फिर उसका एवेलुएशन। सबसे पहले आप मकासद बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसके मुताबिक कंटेंट तश्कील देते हैं, फिर जनाब आप मेथडोलॉजी बनाते हैं, फिर एवेलुएशन करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद अगर ना ठीक लगे तो फिर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे चक्कर लगता रहता है। इस वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस को, कॉन्टीन्यूअस एंड विरलिंग, ठीक है, या डायनामिक एंड साइक्लिंग। ये चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इज, जो प्रोसेस है करिकुलम का वो क्या है? परमानेंट है, मुस्तकिल है, फिक्स्ड है, स्टैटिक है या डायनामिक है? ये मुतहर्रिक है, ये रुकता नहीं एक जगह पे कि आपने करिकुलम बना दिया तो बस। अब नहीं जी, करिकुलम बना दिया तो उससे पहले ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक करिकुलम बनाया जाएगा, ठीक है, मतलब कंटेंट बनाया जाएगा। कंटेंट के फिर मुताबिक आगे मेथडोलॉजी सेट की जाएगी, और फिर उस मेथडोलॉजी को, कंटेंट को और ऑब्जेक्टिव्स को जायज़ा लेने के लिए फिर आप एवेलुएशन करते हैं। तो ये एक सारे का सारा जो प्रोसेस ऑफ करिकुलम है ये बड़ा मुतहर्रिक है, डायनामिक है, फोर्सफुल है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एम्स इज। अब देखें करिकुलम के ही अंडर फ्लैग 3 किस्म की टर्म इस्तेमाल होती हैं, 3 किस्म की, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 कौन सी हैं? सबसे पहले होती है, आपने एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, एब्रीविएशन, या एक लफ्ज़ है इंग्लिश का, प्रेपोजिशन अगो, AGO, अगो। अगो क्यों आपको याद करवा रहा हूँ? क्योंकि अगो में सबसे पहले ए आता है, फिर जी और फिर ओ। इसी तरह ये 3 टर्म्स हैं, ये भी इसी सीक्वेंस के साथ आती हैं। ए, अगो से ए, और ए से अगो, और ए से
एम्स, जी से गोल्स और ओ से ऑब्जेक्टिव्स। ये सबसे पहले एम्स आते हैं ऊपर वाली सतह पे, फिर गोल्स और फिर सबसे फंडामेंटल चीज़ जो होती है वो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। तो लॉन्ग टर्म सबसे लॉन्ग टर्म होते हैं एम्स, फिर उनसे मिडिल टर्म होते हैं, मिड टर्म होते हैं गोल्स, और शॉर्ट टर्म होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ये आपने ज़हन नशीन रखना है। तो अब इनके बारे में क्वेश्चंस पढ़ते हैं। और ये भी याद रखें जो एम्स होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं, ठीक है। जो गोल्स होते हैं वो स्कूल लेवल के होते हैं या प्रोग्राम लेवल के होते हैं, ठीक है, या डिग्री लेवल के होते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो यूनिट लेवल के होते हैं, एक्टिविटी लेवल के होते हैं, ठीक है, टॉक लेवल के होते हैं, सेंटेंस लेवल के होते हैं, ठीक है, वर्ड लेवल के होते हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब हम इनके बारे में क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एम्स इज, जो प्रोसेस होता है एम्स का वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लिमिटेड होता है, मिड टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है। तो मैंने आपको बताया जैसे अगो में सबसे पहले ए आता है, तो ए से मुराद होता है एम्स। क्या मुराद होता है, एम्स। तो एम्स सबसे पहले आएंगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म होंगे। नेशनल जो एक्सपेक्टेशंस या एस्पायरेशंस या विशेस होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं नेशनल लेवल पे, उन्हें एम्स कहते हैं। और एम्स में साल लगते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A broad or general statement that reflects the ultimate end towards which the total educational program is directed is called। अब देखें, अब ब्रॉड वसी और जनरल स्टेटमेंट, ब्रॉड वसी भी और जनरल भी है स्टेटमेंट, दैट रिफ्लेक्ट्स जो अक्कासी करती है किस चीज़ की, द अल्टीमेट एंड, किसी चीज़ के ख़त्म होने की, इख्तिताम की, टूवर्ड्स विच द टोटल एजुकेशनल प्रोग्राम इज़ डायरेक्टेड, जिस की तरफ एक मुकम्मल जो प्रोग्राम है तालीमी वो है, और ये जो एंड है ये कहलाता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मुकम्मल जो तालीमी दौरानिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो FSC का है, वो मैट्रिक का है, वो BA का है, वो MA का है, ठीक है, या 2 साल का है, साल का है, तो उसका जो अल्टीमेट एंड होगा उसके बारे में जो ब्रॉड और जनरल स्टेटमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, स्ट्रैटेजी, प्लान, कंक्लूजन या गोल। तो 1 या 2 साल का जो होता है या जो प्रोग्राम का होता है, ये आपने ज़हन नशीन रखनी है। प्रोग्राम लेवल का प्रोग्राम आपको एटलीस्ट 3, 6, 8, 10 महीने का होता है, ठीक है जी, ये साल 2 साल का भी होता है। तो प्रोग्राम लेवल का गोल होता है, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। प्रोग्राम लेवल का गोल होता है, मतलब स्कूल लेवल भी एक प्रोग्राम के तहत ही आता है ना, तो स्कूल लेवल, ठीक है, तो ये गोल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल वाइड आउटकम्स में भी क्लासिफाइड अंडर, स्कूल वाइड, प्रोग्राम वाइड या मिड टर्म वाइड, ये जितने भी आउटकम्स होंगे, जनरल स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, इन्हें हम गोल्स कहेंगे, ये याद रखें। स्कूल वाइड, प्रोग्राम वाइड या मिड टर्म वाइड, ये जितने भी होंगे ये गोल्स कहलाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, एम्स नहीं होंगे और पॉलिसी भी नहीं होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, इट डिटर्मिन्स द स्पेसिफिक एरिया ऑफ करिकुलम, इट डिटर्मिन्स द स्पेसिफिक एरिया। अब देखिए, स्पेसिफिक एरिया है, मखसूस दौरानिया, तो जो प्रोग्राम होता है उसका मखसूस दौरानिया होता है, ठीक है। तो इसके हवाले से भी स्कूल में आपने पढ़ना है 10 साल, तो ये भी एक मखसूस दौरानिया। आपने ये करना, मैट्रिक करना है, 9th और 10th क्लास करनी है, तो ये भी 2 साल का प्रोग्राम है। आपने इंटर करना है तो ये भी 2 साल का प्रोग्राम है। आपने ग्रेजुएशन करनी है तो ये भी 2 साल का प्रोग्राम है। तो ये स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है। और तो स्पेसिफिक एरिया, अब जो करिकुलम होता है उसके गोल्स होते हैं, क्या होते हैं, गोल्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एम्स प्रोवाइड गाइडेंस इन सिलेक्शन ऑफ, जो मकासद होते हैं वो क्या करते हैं, वो मुहैया करते हैं गाइडेंस इन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स, कंटेंट्स या गोल्स। ये आपने हमेशा से नशीन रखना है कि जो एम्स होते हैं ना, एम्स ये किसकी तरफ रहनुमाई करते हैं, गोल्स की तरफ। एम्स गोल्स, और गोल्स किसकी तरफ रहनुमाई करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, क्योंकि ये एक हायरार्की है। सबसे ऊपर एम्स, फिर
गोल्स और फिर ऑब्जेक्टिव्स, ये ऐसे हैं। तो एम्स गाइडेंस देंगे किसके बारे में, गोल्स के बारे में, और गोल्स गाइडेंस देंगे किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपने ज़हन नशीन रखना है। और हायरार्की को याद रखने के लिए मैंने आपको एक एब्रीविएशन भी बताई है, अगो, AGO, अगो। नेक्स्ट देखते हैं जी, intended outcomes of any activity are called, intended कहते हैं, इंटेंट कहते हैं नीयत को, ठीक है, मकसद करने को, और इंटेंडेड है मतलूब, मकसूद या आपका जो मकसद है, आउटकम्स, आपके जो मकसद के जो आउटकम्स हैं ऑफ एनी एक्टिविटी, किसी भी सरगर्मी के, आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं, एम्स, गोल्स, डाटा या ऑब्जेक्टिव्स। आपको मैंने बताया कि एक्टिविटी, यूनिट, लेसन लेवल पे आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक्टिविटी लेवल पर आपके जो मकासद होंगे उन्हें ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे, लेसन की बेस पे भी उन्हें क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। ठीक है, और यूनिट की बेस पर भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। प्रोग्राम की बेस पे, स्पेसिफिक एरिया की बुनियाद पर उन्हें कहेंगे हम गोल्स, और मुल्की लेवल के जो होंगे उन्हें हम कहेंगे एम्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अचीवेबल इन द क्लासरूम। विच ऑफ द फॉलोइंग, दर्ज झैल में से कौन से आर अचीवेबल, वो क्या है, हासिल करने के काबिल हैं, इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर, कि क्लासरूम के अंदर ही आप हासिल कर सकते हैं। टारगेट्स नहीं, टारगेट्स नहीं। एम्स, एम तो मुल्की लेवल के होते हैं, वो तो क्लासरूम लेवल के नहीं होते। गोल्स, गोल्स ना प्रोग्राम लेवल के होते हैं। तो एक ही रह गया, वो क्या, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म होते हैं, यूनिट बेस्ड होते हैं, लेसन बेस्ड होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, और क्लासरूम बेस्ड होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सबसे शॉर्ट एरिया, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट मोमेंट्स बेस्ड जो आपके मकासद होते हैं उन्हें करिकुलम या एजुकेशनल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स द एवेलुएशन प्रोसेस। दर्ज झैल में से कौन सा रहनुमाई करता है द एवेलुएशन प्रोसेस, किसकी तरफ, जायजे के प्रोसेस की तरफ। टेक्निक, हाइपोथेसिस, एवेलुएशन या ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उन वो गाइड करते हैं एवेलुएशन प्रोसेस की तरफ, क्योंकि एवेलुएशन प्रोसेस का एक जो मकसद होता है वो क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में कितने कामयाब रहे, और क्या इस मटेरियल को, इस कंटेंट को और इस मेथडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके जो हमने मेहनत की है उसके बाद हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स वैल्यूएबल हासिल हुए हैं या नहीं हुए। तो इस सारे को जांचने के लिए हम क्या करते हैं, एवेलुएशन करते हैं। और एवेलुएशन की तरफ कौन सी चीज़ रहनुमाई करती है, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अचीवेबल इन द क्लासरूम। तो ये फिर वही आ गया कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो क्लासरूम लेवल पे हम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। सबसे ज़्यादा मुख्तर वक्त में एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा कम वक्त में होते हैं, उससे फिर ऊपर लेवल पे ज़्यादा टाइम लगे, ठीक है, तो उसे गोल्स कहते हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम लगे तो उसे एम्स कहते हैं। और एम्स नेशनल लेवल पे होते हैं, गोल्स प्रोग्राम लेवल पर होते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स क्लासरूम लेवल पर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, अब टर्म्स आ रही हैं सिलेबस के पर्सपेक्टिव से और कोर्स के पर्सपेक्टिव से। सिलेबस क्या होता है, कोर्स क्या होता है, करिकुलम। करिकुलम के बारे में हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि करिकुलम ओवरऑल एक्टिविटीज़ को जो एक स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर क्या होता है ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, करिकुलम। उसके बाद कोर्स क्या, सिलेबस क्या, सिलेबस के बारे में हम पढ़ते हैं। सिलेबस की डेफिनेशन है ये क्वेश्चन सिलेबस के बारे में आता है, लिहाजा आपने इसे अंडरस्टैंड करना है। एन आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब एक फहरिस्त ऑफ द टॉपिक्स, मौजूआत की, एंड सब टॉपिक्स और ज़ेर नीचे वाले टॉपिक्स की, ऑफ अ सब्जेक्ट एक मजमून के बारे में, टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम इज़ कॉल्ड। जिसे पढ़ना है, जिसे कवर करना है एक मखसूस टाइम के अंदर। बेसिक जो चीज़ याद रखने वाली है वो है एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। आउटलाइन जो होती है ना, जस्ट फहरिस्त होती है टॉपिक्स की और सब टॉपिक्स की, उसे सिलेबस कहते हैं, सिलेबस। और अगर डिटेल ऑफ द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आए तो फिर उसे कोर्स कहते हैं।
आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, इसे हम कहते हैं सिलेबस। और अगर आता डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स तो फिर आना था कोर्स। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ, जो सिलेबस होता है वो किसका हिस्सा होता है? एक्टिविटीज, क्लासरूम, सोसाइटी या करिकुलम का। तो ये बेसिकली करिकुलम का हिस्सा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, दी आउटलाइन ऑफ द कंटेंट्स इज, कंटेंट भी उसी को, मटेरियल को कहते हैं, मवाद को कहते हैं, टॉपिक्स को या सब टॉपिक्स को कहते हैं। तो इसकी जो फहरिस्त होती है, आउटलाइन का मतलब होता है फहरिस्त बनाना। जैसे आप चीज़ों की फहरिस्त बनाते हैं ना, ये चीज़ें पढ़नी, ये चीज़ें पढ़नी, ये चीज़ें पढ़नी, उनकी डिटेल नहीं होती, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिलेबस। क्या कहते हैं? सिलेबस। नेक्स्ट देखते हैं जी, डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, मौजूआत के चीज़ों की तफसील फॉर अ क्लास, किसी क्लास के लिए कॉल्ड प्रोग्राम, सिलेबस, करिकुलम और कोर्स। तो ये क्या कहलाती है? कोर्स कहलाती है। ये क्या कहलाती है? कोर्स। कोर्स क्या होती है? डिटेल्ड कंटेंट्स। और सिलेबस क्या होती है? आउटलाइन, एक फहरिस्त ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। अगर डिटेल आ जाए तो कोर्स, और अगर आउटलाइन आ जाए तो सिलेबस। ये आपने क्लियर करना है। ब्लू प्रिंट, अच्छा जी, अब आपने ये याद रखना है कि जैसे कुछ लोगों के एक से ज़्यादा नाम होते हैं, इसी तरह करिकुलम को भी एक से ज़्यादा नाम दिए जाते हैं। तो करिकुलम को स्कूल वाइज इन्वायरमेंट में हम ब्लू प्रिंट भी कहते हैं। ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस फॉर द लर्नर इज। ब्लू प्रिंट जो स्कूल का होता है और जो इसमें शामिल होते हैं तजर्बात सीखने वाले के लिए, वो क्या कहलाते हैं? एम, स्ट्रेटजी, गोल और करिकुलम। तो बेसिकली करिकुलम ही कहलाता है, ठीक है जी। वो ब्लू प्रिंट, आपने ये याद रखना है कि करिकुलम का दूसरा नाम ब्लू प्रिंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसीजर ऑफ द कंटेंट सिलेक्शन इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्निकल और डिटेल्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसे शॉर्ट करके मैंने इधर पुट अप कर दिया है। आपने इसे अच्छे तरीके से इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करना है। प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप जो एक्शन प्लान होता है आपका ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। आपने क्या करना है? मवाद को मुंतखब करना है और डेवलप करना है, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार क्या है? तो उसका जो तरीकाकार है वो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसमें 4 स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है, कंटेंट सिलेक्शन करने के पर्सपेक्टिव से। पहली बात है वो जजमेंटल होना चाहिए, जजमेंटल होना चाहिए। उसके पीछे कोई ना कोई जजमेंट होनी चाहिए, आपकी विजडम होनी चाहिए, ठीक है, किसी कमेटी का कोई फैसला होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहली खूबी है इसकी, जजमेंटल हो। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल हो, मतलब उस पर तजर्बा किया गया हो कि ये वाकई आपके एम्स को, आपके गोल्स को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में मददगार साबित होगा। उसके बाद एनालिटिकल हो, उस कंटेंट का एनालिसिस किया जा चुका हो, उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस का, ठीक है जी। और उसके बाद कंसेंसुअल हो, कंसेंसुअल का मतलब है कि उस पर इत्तिफाक राय हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के सिनेरियो में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में एक निसाब बनाया गया है 4 सूबों के लिए, सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक है। तो सिंगल नेशनल करिकुलम उतनी देर तक नाफिज नहीं हो सकता था जितनी देर तक सारे सूबों का उस पर कंसेंसस ना होता, इत्तेफाक राय ना होता। तो इसी वजह से वो करिकुलम पास हुआ है ना, क्योंकि उस पर कंसेंसस था और वो जो करिकुलम बना है वो कंसेंसुअल था। तो जब भी आप करिकुलम बनाते हैं या कंटेंट सिलेक्शन करते हैं तो उसकी 4 खूबियाँ होनी चाहिए, 4 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। आप 4 चीज़ें देख लें, उसके बाद उसकी सिलेक्शन करेंगे। पहली चीज़ है जजमेंटल, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल, एनालिटिकल और कंसेंसुअल। ये चीज़ें क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आ रहे हैं उसके बारे में, जो करिकुलम मॉडल्स हैं ना, करिकुलम मॉडल्स हैं उसके हवाले से, ठीक है। मशहूर व मारूफ जो 3 करिकुलम मॉडल हैं, जैसे राल्फ टेलर का है, डेनिस लॉटन का है, हिल्दा ताबा का है और एक वो व्हीलर का है गालिबन, ठीक है। तो ये 3-4 जो हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके हवाले से आपने लाजमी से नशीन चीज़ें रखनी है कि ये कब करिकुलम मॉडल दिए गए थे, मंजर आम पर कब आए, ठीक है, या रजिस्टर्ड कब हुए, या फिर
इनकी जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला पढ़ते हैं जी आज का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। टेलर, ये टेपलर नहीं है, ये टेलर है, ये राल्फ टेलर है बेसिकली। तो टेलर्स करिकुलम मॉडल केम इन, तो टेलर का जो करिकुलम मॉडल है ये 1949 में आया था, ये इसका आंसर है। करेक्ट आंसर इसका है 1949, बाकी तीन जो हैं वो गलत हैं, वो डिस्ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है जी। राल्फ टेलर का जो करिकुलम मॉडल है ये कब आया? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। टेलर्स करिकुलम मॉडल है स्टेप्स, टेलर का जो करिकुलम बनाने का जो अमल है, प्रोसीजर है, जो मॉडल है, उसमें कितने स्टेप्स हैं? 4, 1 2 3 4। ये कौन कौन से हैं ये भी आगे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखें 1949 में ये मॉडल आया था राल्फ टेलर का, और इसके कितने स्टेप्स हैं? 4। नेक्स्ट देखते हैं जी। टेलर्स करिकुलम मॉडल हैज़ फॉलोइंग 4 स्टेप्स, टेलर का जो करिकुलम मॉडल है उसके दर्ज झैल 4 स्टेप्स हैं, और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं वो दर्ज झैल हैं। राल्फ टेलर कहता है कि सबसे पहले जो मेरा मॉडल है उसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ठीक है जी। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स, उन मकासद के हुसूल के लिए फिर राल्फ टेलर कहता है कि मैं सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि मैं जो मवाद है वो सिलेक्ट करता हूँ। एक्सपीरियंसेस से मुराद है कंटेंट, मटेरियल, के आपने जो मकासद हासिल करने हैं उसके लिए मवाद कौन सा होगा, करिकुलम कौन सा होगा, चीज़ें कौन सी होंगी, तजर्बात कौन सी होंगे, स्किल्स कौन सी होंगी जो आपने अपने बच्चों को सिखाकर वो मकासद हासिल करने हैं। और फिर तीसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि आपने वो जो कंटेंट है, मटेरियल है, करिकुलम है, उसे आपने ऑर्गेनाइज करना है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन में उसे ऑर्गेनाइज करना है, या हॉरिजॉन्टल, एक से ज़्यादा कंसेप्ट एट सेम लेवल। ठीक है, तो ऐसे करना है। ये ऑर्गेनाइजेशनल जो टेक्निक्स हैं वो तीसरे नंबर पे कहता है मैं सिलेक्ट करूंगा, और चौथे नंबर पे इसके मॉडल में एवेल्युएशन होगी। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेप्स हैं ये राल्फ टेलर के करिकुलम मॉडल के 4 स्टेप्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तीसरा ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और चौथा एवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीलर्स करिकुलम मॉडल। व्हीलर एक शख्स है, ठीक है, और उसका ये मॉडल है करिकुलम मॉडल, उसने वो भी करिकुलम एक्सपर्ट है, उसके जो मॉडल है उसके 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स कितने? 5। टेलर के कितने थे? 4। व्हीलर के कितने? 5। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से हैं? व्हीलर कहता है सबसे पहले एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। दूसरे नंबर पे सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। तीसरे नंबर पे सिलेक्शन ऑफ कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, ये इसने एक्सपीरियंसेस और कंटेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, और चौथे नंबर पे वो कहता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट। वही बात कि आपने ऑर्गेनाइज करना है अपने एक्सपीरियंसेस को या कंटेंट को, तो वो वर्टिकल करना है, ऐसे नीचे से ऊपर, या ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक से ज़्यादा कंसेप्ट। तो ये आपने करिकुलम कैसे सेट करना है। और 5वें नंबर पे इसका एवेल्युएशन है। ये बात आपने याद रखना है कि टेलर के 4 मॉडल है और व्हीलर के स्टेप्स हैं, और व्हीलर के 5 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेनिस लॉटन ने भी एक करिकुलम मॉडल दिया था और उसके भी 5 स्टेप्स हैं। टेलर के 4, व्हीलर के 5 और लॉटन के भी 5। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? लॉटन कहता है, डेनिस कहता है जी सबसे पहले है फिलोसॉफिकल एम्स। पहले क्या है? फलसफियाना मकासद होंगे। फिर जी सोशियोलॉजी एंड कल्चर, मुआशरा और मुआशरत होगा। और फिर जनाब तीसरे नंबर पे कल्चर, आपकी सकाफत होगी। और फिर चौथे नंबर पे साइकोलॉजी मेथड, मतलब साइकोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, और 5वें नंबर पे एवेल्युएशन होगा। ये जो टेलर ने बात की थी ना, सिलेक्टिंग दी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसे जो व्हीलर था उसने बनाया जनाब वाला लर्निंग एक्सपीरियंसेस और सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ये 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और अब लॉटन ने इसे एक्सपीरियंसेस से किसके साथ रिलेट कर दिया? सोसाइटी के साथ। ठीक है, चूंकि स्किल्स भी सोसाइटी से लेनी होती हैं, कंटेंट भी सोसाइटी से लेना होता है, कल्चर भी सोसाइटी का हिस्सा, तो इसने डायरेक्ट सोसाइटी को और सोशियोलॉजी कल्चर को ही ले लिया। ठीक है, तो ये इसके 5 हिस्से हैं, तो ये आपने अंडरस्टैंड करने। उसके बाद एक और करिकुलम मॉडल है हिल्दा ताबा का। ये एक PhD डॉक्टर थी
और इसे करिकुलम एक्सपर्ट माना जाता है। इसका भी मॉडल है और इसके कितने स्टेप्स हैं जी? 1, 3, 6, 7। इसके करिकुलम मॉडल के 7 स्टेप्स हैं। कितने? 7। तो ये आपने स्टेप्स भी याद रखने हैं। जैसे चलें नेक्स्ट जी, स्पाइरल सीक्वेंसिंग करिकुलम मॉडल वाज गिवन बाय ब्रूनर। ये एक ब्रूनर शख्स था, ये भी करिकुलम एक्सपर्ट ही समझ लें, और इसने स्पाइरल सीक्वेंसिंग करिकुलम दिया था। स्पाइरल सीक्वेंसिंग करिकुलम मॉडल, ठीक है। जैसे व्हीलर का मॉडल है, लॉटन का मॉडल है, हिल्डा ताबा का मॉडल है, या हिल्डा तैबा का मॉडल है, या फिर अभी ब्रूनर का मॉडल है। तो ये भी आपने याद रखना है। ये कब आया था? ये 1966 में, 1966 में इसने ये मॉडल दिया था। नेक्स्ट देखते हैं दी, ये भी एक मॉडल है लेकिन ये चेंज मॉडल है, और ये बहुत ही मशहूर मारूफ एक शख्स कंसीडर किया जाता है जिसने एजुकेशनल चेंज पर काम किया, और ये है माइकल फॉलन। माइकल फॉलन हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ एजुकेशनल चेंज मॉडल। चेंज एक्सप्लोजन के नाम से भी मेरा ख्याल इसने बुक लिखी हुई है। तो ये डेवी नहीं था, टेलर नहीं था, हिल्डा ताबा नहीं थी, बल्कि ये माइकल फॉलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, दी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वर गिवन बाय। अब ये जो लगातार क्वेश्चंस आने लगे हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके पर्सपेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस हैं। अजान होने लगी है तो सब्र कर लेते हैं थोड़ा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वर गिवन बाय। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, अब देखें ये जो 5-7 क्वेश्चंस आएंगे, ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि तालीम के मकासद क्या हैं। वो मुख्तलिफ थिंकर्स के नज़दीक, एजुकेशनिस्ट के नज़दीक, करिकुलम डेवलपर्स के नज़दीक, थिंकर्स के नज़दीक वो डिफरेंट है। तो ये आपने ऐसे याद रखने, और इनके नाम हैं ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव्स का नाम है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है माइकल फॉलन ने नहीं दिए थे, हिल्डा ताबा ने नहीं दिए थे, टेलर ने नहीं दिए थे, बल्कि ये किसने दिए थे? बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में दिए थे, ठीक है जी। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसके साथ मंसूब हैं? ब्लूम के साथ। उसके बाद है जी दी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? इंस्ट्रक्शनल। ये किस वर गिवन बाय, ये किसने दिए थे? ब्लूम, रेली, ताबा या मैगर? ये मैगर ने दिए थे। इंस्ट्रक्शनल, मैगर। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स किसने दिए थे? मैगर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स वर गिवन बाय। बिहेवियरल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किसने दिए थे? मैगर ने, ब्लूम ने, डेविस ने या रेली ने? तो ये रेली ने दिए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लें, द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स वर गिवन बाय। तो इन ऑब्जेक्टिव्स का नाम क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। तो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स जो थे ये दिए थे ब्लूम ने नहीं, रेले ने नहीं, मैगर ने नहीं, बल्कि किसने दिए थे? डेविस ने, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लें, दी एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स। एक्सप्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स वर गिवन बाय ब्लूम, मैगर, रेले, डेविस या ईस्नर? तो ये किसने दिए थे? ईस्नर ने दिए थे। तो ये आपने याद रखना है कि जो 5 ऑब्जेक्टिव किस्म के ऑब्जेक्टिव्स है ना तो इनका नाम याद रखने के लिए आप ऐसे कर लें, बमर डी, BMR, बमर, DED, बमर डी। तो इसके साथ आप एक और चीज़ याद रख लें, बमर डी, ये देखें बमर डी और EIBP, EIBP। ये अब बमर डी क्या है? ठीक है, ये हम एक नेक्स्ट छोटी सी वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एब्रीविएशन है ये मैंने क्यों बनाई है और किस लिए बनाई है। जी तो डियर व्यूअर्स, कंपेटिटर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको करिकुलम टॉपिक पे, मतलब जो B.Ed, M.Ed या MA एजुकेशन का जो एक मुकम्मल सब्जेक्ट है करिकुलम या करिकुलम डेवलपमेंट,
या करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, उस पर मबनी ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और मैंने कोशिश की है कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पीपीएससी के थ्रू, एफपीएससी के थ्रू या एसपीएससी के थ्रू जो लेक्चरार्स के जो हेड मास्टर्स या हेड मिस्ट्रेस के, डिप्टी हेड मास्टर्स या डिप्टी हेड मिस्ट्रेस के, या सीनियर हेड मास्टर्स, सीनियर हेड मिस्ट्रेस के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं मैंने उन्हें इस वीडियो लेक्चर में पुटअप किया है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगें तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आप लाइक भी करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये जो रिलायबल, क्रेडिबल, ऑथेंटिक, जेन्युइन और करेक्ट आंसर्स और एमसीक्यूज़ हैं अलॉन्ग विद देयर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये आपको कितने आपके लिए इंफॉर्मेटिव, यूज़फुल, प्रोडक्टिव और वैल्यूएबल साबित हुए हैं। और अगर वाकई ये आपके लिए अच्छे साबित हुए हैं तो काइंडली लाइक तो बनता है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।